हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को नमस्कार। हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से कल हमने आप लोग के पास एक वीडियो पहुंचा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2025 सेट नंबर 1। तो क्वेश्चन हमने आप लोगों को एक कराए थे क ख ग घ अंग्या पहला का। आज हम उसी प्रोसेस को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दिया है, सभी खंड कीजिए कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 x इज ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में क्या करना है, लिखना है। यानी कह रहा है कि x का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ये हो गया कॉट इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक, इसको मान लेते माना x बराबर क्या माना जाए कि कॉट इनवर्स हमारा क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो x बराबर हम लोग यहाँ पे सेक थीटा ले लेते हैं, x बराबर सेक थीटा, और इसी जगह से हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा सेक इनवर्स x। क्या माने हम, कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 और x बराबर कितना, सेक थीटा, और थीटा बराबर आ गया सेक इनवर्स x। इसमें रखते हैं, यह हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√sec² थीटा - 1। क्या हो गया, sec² थीटा - 1। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, कॉट इनवर्स, एक सूत्र हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, ये फार्मूला होता है। और हम लोग यहाँ से tan² थीटा का मान अगर निकाल लेते हैं तो ये sec² थीटा -1 आ जाएगा। देखिए 1 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1। ये 10th में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे। तो जहाँ पर भी sec² थीटा -1 आ रहा है वहाँ पे tan² थीटा रख लेते हैं, 1/√tan² थीटा। तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/tan थीटा लिखेंगे। ठीक, 1/tan थीटा का जो फार्मूला होता है वह कॉट थीटा होता है, तो हम लोग कॉट थीटा लिख लिए। कॉट इनवर्स और कॉट ये रिप्लेस हो जाएगा या कट भी कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक है, जैसे ही थीटा बचा तो थीटा का जो भी वैल्यू यहाँ पर आया है सेक इनवर्स x, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये प्राप्त हो गया आपका सेक इनवर्स x। सवाल में कह रहा था कि x क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग के पास ये आंसर प्राप्त हुआ कॉट इनवर्स 1 का 1/√x² - 1 कितना, सेक इनवर्स x। ये आंसर प्राप्त हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या किया हमने, कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 और x बराबर क्या ले लिए, सेक थीटा, फिर थीटा बराबर सेक इनवर्स x ले लिए। जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर सेक थीटा क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हमने x के स्थान पे सेक थीटा रखी, 1/√sec² थीटा -1। जो sec² थीटा -1 आया उसका फार्मूला क्या हमने निकाले, यहाँ पे tan² थीटा निकाल दी, इसलिए 1/√tan² थीटा। तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा या हट जाएगा, 1/tan थीटा और 1/tan थीटा का जो फार्मूला आया वह कॉट थीटा, ये कटा तो थीटा आया, तो थीटा के वैल्यू यहाँ से अप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा का क नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा का ख नंबर लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल mod (x) x इक्वल 0 पर
संतत है, संतत या सतत है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मालूम है कि संतत जो आता है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं या कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो असतत आता है या असंतत आता है उसे डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। सतत का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन आपका आ जाए और राइट की वैल्यू आ जाए और लेफ्ट की जो वैल्यू आ जाए, ये तीनों अगर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वह क्या है, संतत है। इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पहले क्या लेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक। एक्स इक्वल टू 0 पर तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू मॉड 0, मॉड 0 की वैल्यू 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये प्राप्त हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। फिर इसके बाद लिमिट कितना, एक्स, इसको चेंज कर लीजिए, एच टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। लिमिट लेफ्ट वाला जो आता है उसमें क्या आता है, माइनस आता है, राइट वाले में क्या आता है, प्लस आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, यानी मॉड ऑफ एस वाले फॉर्म में रखेंगे 0 माइनस एच। अप्लाई कर दीजिए लिमिट 0 माइनस 0, कुल मिलाकर क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग राइट वाला भी निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पे निकाल देते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स। आप यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0। कहीं पर भी जो फंक्शन है उस पर जो वैल्यू, जिस वैल्यू पर हमें संतत दिखाना है, तो हम लोग वहाँ पर उस एच टेंस टू 0 माइनस लगाएं इसके ऊपर, तो आप समझ जाना कि लेफ्ट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, या लिखे ही। और इसके बाद जहाँ पर भी प्लस आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या निकाल रहे हैं, राइट निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये प्राप्त हो जाएगा आपका एफ 0 प्लस एच। तो इस वाले फॉर्म में रखना है मॉड ऑफ 0 प्लस एच। अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस एच, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू कितना, 0, और राइट की भी वैल्यू कितना आ गया, ये आर एच एल की वैल्यू कितना आ गया, 0, एल एच एल की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने आपको बताया था कि जब फंक्शन राइट और लेफ्ट अगर तीनों बराबर आता है तो कंडीशन कैसा हो जाता है, संतत हो जाता है। तो लिखेंगे एफ ऑफ 0 एल एच एल और आर एच एल, अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, संतत है। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और कामा एक्स इक्वल टू 0 पर संतत दिखाना है। तो ध्यान रहे कि संतत जब भी पूछेगा तो राइट लेफ्ट और फंक्शन तीनों आपस में बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर, तो ये मॉड ऑफ 0 आया, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0। एल एच एल आया, तो एल एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, तो लेफ्ट में आपका माइनस आता है, तो ये माइनस आ गया। अब ये जो वैल्यू है मॉड वाली वैल्यू में रख लेंगे, इसलिए लेफ्ट की वैल्यू 0। इसी तरह से आपका राइट का भी हो जाएगा।
तो ये फंक्शन हमारा क्या आ गया, x इक्वल 0 पर संतत हो गया। कहीं कहीं पर इसी सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बता दें, इस सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मार्ट की जो वैल्यू आती है वह -x और x से दी जाती है। तो हम लोग -x जब अप्लाई करते हैं तो x लेस देन 0 आता है, और जब x लेते हैं तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। इनको भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको डाउट लगेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर भी x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू किसी भी वैल्यू से अगर बड़ा आता है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, तो फंक्शन क्या निकलेगा, राइट का निकलेगा। और जब x इज लेस देन कोई वैल्यू, यानी कोई वैल्यू x से क्या है, बड़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो फंक्शन किसको निकलेगा, लेफ्ट पर निकलेगा। तो ये किसके लिए, लेफ्ट के लिए, और ये किसके लिए, राइट के लिए। और ये आपका फंक्शन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको भी लेकर हम कर सकते हैं और ऐसे भी लेकर इनको हल कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल, ये दूसरा का ख नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अब कौन सा, दूसरा का ग नंबर। कल बताए थे हम आप लोगों को कोटि और घात के बारे में। तो ये दे दिया अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या लिखेंगे, एक्स वाई d2y अपॉन dx2 और प्लस एक्स dy बाई dx टू होल स्क्वायर माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। 0 नहीं है, 2 है, की घात ज्ञात कीजिए, की घात ज्ञात कीजिए। ठीक, कल भी सवाल आपका आया था पहले वाले में, अभी फिर भी ये सवाल आपका प्राप्त हुआ और पूछ रहा है कि घात ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताए थे कि सबसे पहले जो डेरिवेटिव हमारा होता है, जो हाईएस्ट होता है, हम उसको लेते हैं तो क्या निकालते हैं, कोटि निकालते हैं, यानी ऑर्डर निकालते हैं, और उसी डेरिवेटिव का यानी उसी कोटि का हम पावर देखते हैं, यानी घात देखते हैं, जितना होता है तो कहते हैं कि वो उसकी घात है। जैसे देखिए अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण को डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्राप्त हुआ आपका एक्स वाई d2y अपॉन dx2 प्लस एक्स dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस वाई dy बाई dx इक्वल कितना, 2 है। अब यहीं से ढूंढ लीजिए, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा यही है ना, d2y अपॉन dx2 है। तो कोटि कितना हो जाएगा इसका, कोटि इसका 2 आ जाएगा, और इसी का हम लोग निकाल लेंगे। तो घात कितना आ जाएगा भाई, घात इसका कितना आ जाएगा, 1 या 2, 1 या 2, तो घात यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, 1 आना चाहिए। हमें लग रहा है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग का ठीक है, कोटि कितना आया, 2 आया, और घात कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर जो प्राप्त हो गया कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो हम आपको कहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका कम 5-6 नंबर का सवाल जो है पूछता है। तो आप देखें पहला वाले में भी आ गया घात निकालने के लिए, और यहाँ पर भी जो है दूसरे वाले नंबर में भी आपका घात निकालने के लिए सवाल प्राप्त हुआ। ठीक है, इस सवाल को फिर आगे बढ़ाते हैं।
देखिए घ नंबर देखते हैं, सवाल लिखते हैं। यदि पी ए इक्वल 0.12, इसके बाद पी बी इक्वल टू 0.15, ठीक, और पी बी बटे ए इक्वल 0.18, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है, या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। किस चैप्टर से है? प्रायिकता के चैप्टर से ये सवाल है। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी से सवाल है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझ में भी आएगा। क्या दिया? यदि प्रोबेबिलिटी पी ए इक्वल 0.12, प्रोबेबिलिटी पी बी 0.15 इक्वल प्रोबेबिलिटी बी अपान इक्वल टू 0.18, तो ये वैल्यू ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी का। तो पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं, दिया है, ठीक, कितना? पी ए इक्वल 0.12, पी बी इक्वल टू 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान इक्वल टू 0.18, ये क्वेश्चन में आपके दिया गया है। ठीक है भाई, सॉरी, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। ये वैल्यू दिया है 0.18, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। सूत्र याद रहे फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन हर सेट में मिल जाएगा इस पर, जो भी 2 नंबर का सवाल बनेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बी अपान ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए, ये फार्मूला हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी पी बी अपान ए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपान कितना आ गया? पी ए। हमें इन्हीं की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब फार्मूला को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, या इसके बाद इसी जगह वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, तभी जाकर ये आ सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी बी अपान ए की वैल्यू कितना है? 0.018 दिया है, देखिएगा यहाँ पे। और पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्राप्त करना है, ये दिया है 0.12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18 और 0.12, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा भाई? 0.216, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12/96, 12 एकम 12, और जो ये आपका आएगा 9, इनको ऐड करेंगे तो डेसिमल कितने प्लेस पर? 4 डिजिट लग जाएगा, ये आंसर होगा। और ये क्या है? फार्मूला है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दूसरा का अंग्या नंबर, ये आपका सदिश वेक्टर से सवाल दिया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सदिशों -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनका फार्मूला क्या होता है। देखिएगा, ये फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है।
ठीक है ना। ये क्या होता है इनका फार्मूला। हम लोग ऐसे भी इनको लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर ए जो होता है इक्वल होता है परिमाण के, परिमाण इक्वल होता है इनके वैल्यू के। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर बी, ये फार्मूला होता है। इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिया है वेक्टर ए इक्वल टू -2i कैप प्लस जे कैप 3 के। इसके बाद वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना के कैप, ये दिया गया। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, सॉरी सवाल में देख रहे हैं यहाँ पर मॉड भी निकालना है। निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल लीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए रूट ऑफ जो आई कैप का कोफिशिएंट यानी गुणांक उनको लेंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर जे का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल ये कितना जाएगा -2 का वर्ग 4 1 और ये 9 9 4 13 कितना जाएगा 14। तो ये आपका आ गया 14। मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितना आ गया करड़ी में 14 आ गया। इसी तरह से इसी प्रकार मॉड ऑफ वेक्टर बी की भी वैल्यू निकालेंगे। ये आ जाएगा आई कैप का कोफिशिएंट 3 जे कैप का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 का वर्ग कितना 9 प्लस 4 1 5 तो 9 4 13 एक कितना जाएगा 14। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी की भी वैल्यू कितना आ गया 14 ही आ गया। और सवाल में क्या पूछ रहा है, कोण ज्ञात कीजिए, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और भी एक कंडीशन निकाल लेते हैं, ए डॉट बी -2 आई कैप जे कैप और 3 के कैप डॉट 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस कितना के कैप। डॉट वाले में आप लोग को मालूम है कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है, और आई डॉट जे की वैल्यू कितना होता है 0, जे डॉट के की वैल्यू 0, के डॉट आई की वैल्यू कितना 0 होता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा स्मॉल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर बी। तो ये कितना जाएगा -6 आ जाएगा। आई डॉट आई की वैल्यू कितना जाएगा 1, तो लिख नहीं रहे हैं। जे का कोफिशिएंट 1 है तो ये आ जाएगा इनके साथ -2, तो जे डॉट जे की वैल्यू कितना 1, फिर 3 × 1 यानी 3, तो -6 और -2 कितना -8 प्लस 3, तो ये प्राप्त हो गया वेक्टर ए डॉट बी। यानी कि ए डॉट बी मिला, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी निकला और वेक्टर ए डॉट बी निकला कितना -5 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, तो फार्मूला हमने आपको बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कितना कॉस थीटा। तो ये प्राप्त हो गया कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी।
जो भी वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हुआ है उनको हम लोग वहाँ पर रखते हैं। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ए डॉट बी की पहले वैल्यू रख दीजिए -5, और ये कितना आ गया √14 और √14, इस तरह से ये प्राप्त हुआ। तो इसको लिख सकते हैं -5 अपॉन कितना 40, यानी -5 बटे कितना आ गया 14, किसके इक्वल चल रहा है cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -5 बटे कितना आ गया 14, ये हो गया 20 का कोड आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों की ये भी सवाल समझ में आया होगा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, और ये फार्मूला है आप इनको याद रखिएगा, ये सूत्र है सदिश ए डॉट बी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, तीसरा का क नंबर, यदि f सच दैट r टेंड्स टू r, कह रहा है कि f का कोई भी फंक्शन जो r से रिलेशन में तथा g सच दैट r टू r, फलन क्रमशः fx इक्वल टू cos x तथा gx इक्वल टू 3x, यानी fx की वैल्यू कितना दिया, जो fx फंक्शन है उसकी वैल्यू cos x दे दिया, और जो gx फंक्शन है उसकी वैल्यू कितना दे दिया 3x² दे दिया। कह रहा है परिभाषित है, दर्शाया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। देखिए सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। दिया है f such that r to r तथा g such that r to r, एक f का फंक्शन है, एक आपका g का फंक्शन है। जो फंक्शन दिया गया है उनको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया cos x, और जो gx का फंक्शन था g ऑफ x इक्वल टू कितना 3x² दिया था। क्या दिया यहाँ पर f सच दैट r टू r तथा g सच दैट r टू r, fx का जो फंक्शन है कितना है cos x है, और gx का फंक्शन कितना है 3x² है। चलिए अब हम लोग f ऑफ और g ऑफ f पहले निकालते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है, क्योंकि g ऑफ f, इस वाले g ऑफ f को क्या लिखेंगे g फंक्शन ऑफ fx ऐसे लिखेंगे, ठीक। और fx की जो वैल्यू है वो कितना है cos x, fx मतलब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे, तो ये प्राप्त हो गया कितना cos x, g ऑफ cos x प्राप्त हुआ, ठीक है। जब g ऑफ cos x प्राप्त हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि ये gs के लिए भी अप्लाई होता है, तो g और x के स्थान पर क्या है cos x, अब देखिए g और x, ठीक। तो इस तरह से अगर कंबाइन करेंगे इसको तो g ऑफ x और g ऑफ cos x, तो x के स्थान पर कितना है cos x है, तो इसका मतलब जब g ऑफ x था तो जहाँ पे x था वहाँ पे ये 3x² आया, उसी तरह से g ऑफ cos x है तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे cos x लिख देंगे, तो लिखिए ये 3 और cos x का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, ठीक, लिख सकते हैं ना इस तरह से 3 cos स्क्वायर x। ध्यान रखना कि x का पावर क्या है 2 है, तो पावर जो ये आ रहा है इन्हीं पर अप्लाई होगा, न कि इन पर अप्लाई होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये 3 जो है ऑलरेडी पहले ही स्क्वायर से बाहर है,
न कि ऐसे लिखा गया है। ऐसे लिखा रहता तो बात समझ में आती है ना। तब x रखते हैं तो 3 का भी पावर 2 होता और x का भी पावर 2 होता, लेकिन ऐसे नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का होल स्क्वायर नहीं होगा। ये प्राप्त हो गया g ऑफ f। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तथा f ऑफ g को लेते हैं, इनको भी बनाएंगे। f ऑफ g को क्या बनाएंगे, f ऑफ gx बनाएंगे। तो gx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर है। तो f ऑफ कितना आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए x जब था तो ये cos x आ रहा था, और यहाँ पर x के स्थान पे क्या है, 3x स्क्वायर है। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 3x स्क्वायर। देखिए f 3x स्क्वायर यानी यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos, और s के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर लिख दें। ठीक, इतना प्राप्त हो गया। अब ये देखना है कि क्या दोनों आपस में इक्वल है। दोनों आपस में इक्वल ये नहीं है। आप इनको f ऑफ g कर लीजिए, f ऑफ g कर लीजिए। देखिएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और ये आपका प्राप्त हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक, तो दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं g ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। यही हम लोगों को लाना था। ठीक है ना, यही प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी सवाल बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा का ख नंबर। अवकल समीकरण y ds प्लस x माइनस वाई होल पावर 2 dy इक्वल टू 0 का व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि अवकल समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल आपका दिया है। अभी हमने आपको 2 सवाल बताए थे, जिसमें घात निकालने के लिए, कोटि निकालने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। इस समीकरण को ही हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर सवाल हमें लग रहा है कि ये मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी। ठीक है ना, अब सही है सवाल, आगे बढ़े। y dx x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, y dx इक्वल टू, इनको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस वाई स्क्वायर dy प्राप्त हो जाएगा। हमें किसी भी हालत में वैल्यू निकालना है किसकी, dx अपन dy की, या dy अपन s की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम लोग इसको लिखते हैं dx और dy से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको लिखते हैं माइनस x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, dy से इधर डिवाइड कर लें, y से इधर डिवाइड कर लें, तो dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन वाई इंटू एक्स। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई, कि माइनस यहाँ पे जाएगा
तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा वाई। अब देखिए कैंसिल भी हो जाएगा ये, तो ये प्राप्त हो गया डी एक्स अपन कितना डी वाई, और जैसे कैंसिल हुआ तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा माइनस कितना y इक्वल टू 0, क्योंकि इसका पावर 2 इसका पावर 1 है। ठीक, अब इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिखते हैं समीकरण dx अपॉन dy। क्या लिखते हैं? dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल कितना q से तुलना करने पर। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ p इंटू एक्स है तो यहाँ पर x तो दिख नहीं रहा है कि नहीं? आप चाहेंगे तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है कि अब ये समझ में आ गया होगा। आपको क्या चाहिए था? यस का कोफिशिएंट चाहिए था, यहाँ पे था लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कैसे निकालेंगे। अब देखिए यस का कोफिशिएंट कितना 1 अपॉन वाई है, तुलना करिए तो p की वैल्यू कितना 1 अपॉन वाई, q की वैल्यू कितना माइनस वाई। हमें लिखे ना समीकरण dx अपॉन dy p इंटू एक्स बराबर q से तुलना करने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 को dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q से तुलना करने पर। ये हमारा रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है डिफरेंशियल में। तो p की वैल्यू 1 अपॉन वाई आ गया और q की वैल्यू माइनस वाई आ गया। अब क्या निकालेंगे? समाकलन गुणांक। क्या निकालेंगे? समाकलन गुणांक निकालेंगे। समाकलन गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा नाम लोग नहीं बताएंगे, मतलब पूरा नाम नहीं बोलेंगे, बार बार इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे IF। क्या बोलेंगे? IF। ठीक, अब IF कैसे निकलेगा? IF निकलेगा e टू दी पावर p और कितना dy, ये फार्मूला हो गया। ठीक, रख दीजिएगा e टू दी पावर p की वैल्यू कितना है 1 अपॉन वाई और dy, इंटीग्रेशन e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई dy। तो 1 अपॉन वाई जो प्राप्त हुआ, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एस की जो वैल्यू है वो क्या है? लॉग मॉड ऑफ ए टू दी बेस ए। ठीक, तो हम लोग इनको भी अप्लाई कर लेते हैं। IF क्या आ जाएगा? e टू दी पावर log y आ जाएगा। ठीक, और इन्हीं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IF। चलिए आगे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं IF बराबर कितना e टू दी पावर, फिर से देखो e टू दी पावर log y है, तो e टू दी पावर log y को हम लिखेंगे क्या? e टू दी पावर log y को हम लिखेंगे केवल y। क्या लिखेंगे? y। ठीक, यहाँ पर कोई भी फंक्शन आ जाए, e टू दी पावर log y आ जाए तो y लिखेंगे, e टू दी पावर log x स्क्वायर आ जाए तो x स्क्वायर लिखेंगे, पर ये log में होना चाहिए फॉर्म, तब लिखेंगे, अन्यथा केवल अगर y है तो e टू दी पावर y ही होगा। जैसे सपोज कर लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर p के वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग IF जब भी निकालेंगे तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ कितना 1 dy का निकालेंगे। जब 1 dy का निकालेंगे तो फंक्शन किसका? y वाला है,
तो e टू दी पावर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तब ऐसा नहीं कि हम IFY लिख देंगे, नहीं, बस ये लॉग का जो भी कंडीशन आएगा उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, IF तो क्या हुआ, निकल गया, और लिखते हैं अवकल समीकरण ठीक का हल, यानी किस समीकरण से इसको हल करेंगे। तो आप लोग की बुक में 2 समीकरण दिया होगा, हम पहले इनको हल कर लेते हैं, इसके बाद दोनों बताएंगे। तो पहले तो यहीं पे लिख देते हैं x गुणा IF, ठीक है ना, बराबर इंटीग्रेशन q गुणा कितना IF और dy, ठीक, और प्लस कितना c। ये फार्मूला है, ये सूत्र है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि IF और Q की वैल्यू जब प्राप्त हो जाए तो हम इन फंक्शन को इनमें रखते हैं, इन वैल्यूओं को। क्या है फार्मूला, x गुणे IF, IF का मतलब समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन Q गुणे IF dy प्लस c। तो ये प्राप्त हो गया x, IF की वैल्यू कितना y, Q की वैल्यू कितना -y, फिर IF की वैल्यू कितना y, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा dy। तो इसे लिख सकते हैं xy माइनस y स्क्वायर और dy प्लस c। अब क्या करना है, समाकलन करना है ना। समाकलन जानते हैं, x टू दी पावर n का इक्वेशन समाकलन जो आता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c होता है। तो s का फंक्शन हो चाहे y का, फार्मूला तो चेंज नहीं होगा, ऐसे लगा देते हैं। ये प्राप्त हो जाएगा xy माइनस y टू दी पावर कितना 2 प्लस 1, और ये प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस c। तो इसे लिखेंगे xy, पावर इनका ऐड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो y टू दी पावर कितना 3, y टू दी पावर कितना 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस c, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, या आप चाहेंगे तो इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से मिलाकर देख लेते हैं। सवाल को देखिए, मिला लीजिए ना, हमें लग रहा है कि कहीं से सवाल जो है मिस्टेक हो गया। आप देखिए यहीं से मिस्टेक हुआ है, आप इनको देखिए इक्वेशन को, ds अपन dy प्लस px इक्वल टू q, तो ये आपका इक्वल में y होना चाहिए, न कि 0 होना चाहिए। सही है भैया, ठीक भैया और सही है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था, यहाँ पर भी आपका इक्वल क्या होना चाहिए था, y ही होना चाहिए था। यानी जो इक्वेशन इस तरह का आ रहा है उसी को हमें ऐसे बनाना है, रैखिक हमें ऐसे बनाना है, ds अपन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना करने का। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ पर जब q की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, केवल y आ जाएगा। तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, हम लोग सुधार लिए। यहाँ पर आ गया माइनस खत्म, यहाँ से माइनस हट गया, यहाँ से माइनस हट गया, और यहाँ से भी हट गया, ठीक। तो इसे प्राप्त हो गया हमारा आंसर। तो फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया, जो अवकल समीकरण दिया गया था आपका क्वेश्चन, उनको हमने यहाँ पर लिख लिया, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, y dx इनको ट्रांसफर कर दिए, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डिवाइडिंग करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो ये बचा इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बना। ये लीनियर इक्वेशन लेंगे, dx अपन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना करेंगे, s का कोएफिशिएंट p है और यहाँ पे s का कोएफिशिएंट 1 अपन y है, तो p की वैल्यू 1 अपन y और q की वैल्यू कितना y।
फिर समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक आप बार बार मत लिखिएगा, IF जान जाएंगे तभी ठीक है। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, BSc वगैरह करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। IF इक्वल टू e टू दी पावर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e dy। p की वैल्यू कितना है? p की वैल्यू 1/y है। इनका हमने समाकलन कर दिए e टू दी पावर log y। और इसको लिख सकते हैं हम लोग e टू दी पावर log y को क्या लिख सकते हैं? y भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। फिर ये अवकल समीकरण का हल करने का फार्मूला x गुणा IF और q गुणा IF dy प्लस c। तो IF की वैल्यू y और q की वैल्यू y, IF की वैल्यू y, सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर और इसका समाकलन कर देंगे तो y टू दी पावर 2 + 1/2 + 1। तो ये प्राप्त हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, इसी जगह हम एक सूत्र और बता देते हैं कि सवाल और कैसे दे सकता है। देखिएगा, ये कंडीशन आपका dx/dy दिया, तो हम इस तरह से भी बना लें और इसी इक्वेशन को कहीं कहीं पर ऐसे भी दे सकता है, dy/dx प्लस कितना, ये कितना आ जाएगा? p इंटू वाई। कितना आ जाएगा? p इंटू वाई बराबर q भी दे सकता है। तो यहाँ पर फंक्शन किसका? y का आ सकता है। तो ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा था? y गुणा IF इक्वल q गुणा IF और dx प्लस c हो जाएगा था। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था? y का फंक्शन आ रहा था। अब यहाँ पे जब भी कंपेयर करेंगे तो y का फंक्शन जो भी आएगा वह x में आएगा। किस में आएगा? IF x में आएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपके बुक में दिए गए होंगे, ठीक है ना? तो इनसे तो ये लग नहीं पाएगा, लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा, लेकिन इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से dy/ds का फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर जो है इनको डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी इनको देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, इक्वल -x - y स्क्वायर। सॉरी, ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। ये विधि हम लोग का सही है। जब कोई सवाल आएगा दूसरा तो देखेंगे इस तरह से, ठीक है? पर बुक में बहुत क्वेश्चन दिए हैं, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका 3D वाले से, त्रिविमी ज्यामिति से ये सवाल है। सिद्ध कीजिए कि पॉइंट यानी 4,4,2, 3,5,2 तथा -1,1,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हमें यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिंदु को लिख लेते हैं। लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे? माना त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कैपिटल A 4,4,2, कैपिटल B 3,5,2 तथा कैपिटल C -1,1,2 है। ठीक, हम लोग यहाँ पर इस तरह से निकाल दें। देखिए, जैसे 2D आप जानते हैं कि 2D वाले में x1, x2, x1, y1 तथा x2, y2 है ना? 2 पॉइंट अगर दिया रहता है तो दोनों पॉइंट में हम लोग दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाते हैं। बस उसी तरह यहाँ पर भी करना है। बिंदु को दो बिंदु को बारी बारी से लेना है, पर यहाँ पर 3D पढ़ रहे हैं हम लोग, 3D का सवाल दिया है, त्रिविमी ज्यामिति, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा बदल जाएगा। तो लिखते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी
बीच की दूरी। हम एक कई बार फार्मूला लिखते हैं और आप ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y12 होल स्क्वायर, z2 माइनस z12 होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए चाहे ए सी निकालेंगे। ये किसकी वैल्यू है? x1 की, x2 की और x3 की। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये z1, ये z2 और ये z3 है। तो लिख देते हैं ए बी इक्वल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ए बी की बात किया तो ए और बी। तो x2 कितना है? 3 और x1 कितना है? 4 तो होल स्क्वायर। y2 कितना है भाई? 5 और ये कितना? 4 होल पावर 2। z2 कितना है? 2 माइनस 2। अब देखिए z2 2 और z1 भी 2। तो आगे बढ़ा लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कुल मिलाकर, और -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 और ये 0। कुल मिलाकर कितना आ गया? √2। ए बी की जो वैल्यू आया √2 आया। ठीक, इसी तरह से किसका निकालेंगे? इसी प्रकार BC का निकालेंगे, है ना? किसका निकालेंगे? BC का। तो बिंदु कौन कौन सा लेंगे? B और C का। अब इनमें ये x1, y1, z1, x2, y2 और z2 आ जाएगा। तो -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -1 और -3 तो होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 5 टू होल स्क्वायर, फिर कितना? 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो BC इक्वल टू रूट ऑफ कितना? -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर 60। यहाँ पर भी -4 60, ये 0। तो ये कितना आ जाएगा? एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ना, पॉइंट हम लोग का मिस्टेक नहीं है ना? पॉइंट हम लोग का मिसप्रिंटिंग लग रहा है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस होगा। ये दोनों सही है। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये -3 और -1 तो 16 आ जाएगा, -4 -5 और -1 तो -6 और -6 का वर्ग स्क्वायर 36। कुल मिलाकर कितना आएगा? ये 52 आ जाएगा। ये BC की वैल्यू आ गया। ठीक भाई, इसी तरह से किसका निकालेंगे? AC का निकालेंगे। किसका? AC का, चाहे CA का निकाल लीजिए, ठीक रहेगा। CA तो C से स्टार्ट करेंगे और A से चले जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 1 का होल स्क्वायर। भाई तब ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे ना x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितना? -1 है तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना? +4 + 1 2 होल स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा? 2 - 2 2 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 25 25। CA तो CA इक्वल टू कितना? √50 आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं भाई? 25 दूना 50 होता है, तो 5 करड़ी में 2 आ जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग क्या निकाले? AB, BC और CA निकाले, डिस्टेंस निकाले, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का।
अब क्या करेंगे, हमें दिखाना है समकोण। समकोण क्या होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कैसे करेंगे बताइए। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या लिख दें, ए बी का स्क्वायर और ए सी का लिख लेते हैं सी ए का स्क्वायर और बराबर किसका, बी सी का स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय भी यूज कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ए बी कितना है, करड़ी 2, सी ए कितना है 5√2 होल स्क्वायर, बी सी कितना है √52। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 और ये प्राप्त हो जाएगा 50, यानी 2 और 50, ये हो गया आपका 52। तो ये 52 बराबर कितना आ जाएगा 52। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज, क्या लिख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो लिख सकते हैं अतः यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। कितने नंबर का सवाल पूछा गया, थोड़ा देखिएगा अंशाल्व में। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे का 2 नंबर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप जो है इस सवाल को बढ़िया से समझ गए होंगे तो किताब से जब भी सवाल लगाएंगे तो और भी ज़्यादा सवाल जो लगा सकते हैं। जैसे उसमें दे सकता है समकोण त्रिभुज दे सकता है, क्या क्या आ सकता है, समकोण आ सकता है, समद्विबाहु आ सकता है, समबाहु आ सकता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद उसी में समानांतर चतुर्भुज आ सकता है, वर्ग आ सकता है, आयत भी आ सकता है। ठीक, तो समद्विबाहु में आपको मालूम है कि त्रिभुज में क्या करते हैं, 2 भुजा बराबर होती है समद्विबाहु में और एक आपका बराबर नहीं होता है। और समबाहु में जो होता है तीनों भुजा बराबर होती है, तो तीनों भुजा अगर बराबर कर देते हैं हम लोग तो वो समबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, इस तरह का जो है पॉइंट आपका देगा, पूछेगा इसका शीर्ष है कि नहीं है, तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का ग नंबर था। ठीक, देखिए तीसरा का ग नंबर अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यदि मैट्रिक्स ऑफ x + y 5 + z to xy इक्वल मैट्रिक्स ऑफ 6 5 2 और 8, तो यस कामा वाई कामा जेड के मान ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जब किसी भी आप भी की तुलना करना हो, क्या करना हो, तुलना करना हो, तो आव्यूह का क्रम कैसा होना चाहिए, क्रम मतलब ऑर्डर कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बराबर, क्रम उसका बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आव्यूह हमारा क्या है, बराबर मतलब समझ जाएंगे कि वह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह, जिसमें रो की संख्या और कॉलम संख्या बराबर होनी चाहिए। वह 3 × 3 का भी हो सकता है, 4 × 4 का भी हो सकता है, या 2 × 2 का भी हो सकता है। तो चेक कर लीजिए, यह क्या है, 2 × 2 का है, 2 पंक्ति, इसे क्या कहते हैं, पंक्ति। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, जो A1 A2 B1 और B2, ये वाला जो पार्ट आता है ना, इसे R1 बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट आता है इसे
R2 बोलते हैं, यानी प्रथम पंक्ति है और द्वितीय पंक्ति है। पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और जो A1 और B1 जो प्राप्त होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अस्तंभ बोलते हैं। अस्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम यानी C1 और ये आपका क्या है? C2 है। ठीक, इतना समझ में आया? बाकी आप जानते ही हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। देखिए, जो दिया है उनको लिख लेते हैं। ठीक, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 x और कितना y, ये हो गया आपका 6 5 2 और कितना 8 दिया गया है। क्या लिखेंगे? संगत अवयवों की तुलना करने पर, ये तुलना करने पर consistent element, comparing from consistent element with विगेट, यानी ये आपका 2x2 का है और ये भी आपका क्या है? 2x2 का है ना? इनके ऑर्डर कैसे हैं? बराबर कर दिए कंपेयरिंग। मैट्रिक्स के अंदर जो भी डिजिट आता है या अक्षर आता है वह क्या बोला जाता है? अवयव बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 लिख दीजिए, यानी 5 प्लस जेड, ये इसका पहला पंक्ति और स्तंभ, इसका भी पहला स्तंभ, तो ये आ जाएगा, कट जाएगा इससे, तो जेड की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। यानी हमने क्या किया? समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाले, जो आया 6 माइनस एक्स, उसको समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये आ जाएगा x और ये हो गया 6 माइनस एक्स इक्वल कितना? 8। तो ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू कितना? 0 आ गया। क्या करना है? इनका फैक्टर करना है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर तो जानते ही हैं, 9th में भी पढ़े, 10th में भी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगा 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। 2 वैल्यू x का आया, और जब 2 वैल्यू x का आया तो y की वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। तो x इक्वल टू 2 पर कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 2 में। यहाँ पे रख दीजिएगा। यह क्या है? समीकरण 2 है। 2 गुणा y बराबर कितना? 8। तो ये y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। फिर x बराबर 4 पर समीकरण 2 में फिर रख दीजिए। 4 गुणा y बराबर 8, 4 दूना 8, y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 4 तथा z बराबर 0, या क्या लिख सकते हैं? x बराबर
4, y बराबर 2 तथा z बराबर 0 है। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा आज का भी क्लास। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए, जितने क्वेश्चन बताएं उतने नियम भी हमने आपको बताएं। अगर आप उनको ध्यान से देखते हैं तो उतने नियम भी आपका साथ ही में तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर इनको बढ़िया से देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही उपयोगी है। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।